यस डियर स्टूडेंट्स, कल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हम उसके कंपोनेंट्स पढ़ चुके थे तीनों। फर्स्ट कंपोनेंट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, सेकंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और थर्ड था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसमें बेस पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिमाइंड करा दूं कि अगर अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल में था तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बी ई साइन थीटा, इस तरह से हम कर लेते थे। और इसके इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा था तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया था इस तरह से, और इनको अगर डिवाइड कर देते थे तो V/H करके आया था tan थीटा। इन्हीं का यूज करके ये न्यूमेरिकल करते हैं। क्या न्यूमेरिकल है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटाइजेशन एट ए प्लेस इज 3.6 10⁻⁵ टेस्ला एंड डिप ऑफ द प्लेस इज 60 डिग्री नॉर्थ, यानी इक्वेटर से नॉर्थ की साइड की स्टडी की बात कर रहे हैं। ऑब्टेन द वर्टिकल कंपोनेंट एंड टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटाइजेशन। वर्टिकल कंपोनेंट यानी V, एक तो V हमसे फाइंड आउट कराया है और दूसरे टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी VE, तो ये दोनों निकालने हैं। तो पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या है। गिवन में है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H इक्वल टू दिया है 3.6 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। ऐसा यूनिट जिसे बोलते हैं, एक छोटी यूनिट भी होती है जिसे बोलते हैं गॉस, जहां 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, तो याद रखेंगे उसको। अब यहां पे हमें फाइंड आउट करना है वर्टिकल कंपोनेंट और टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटाइजेशन यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ लिख देता हूं यानी BE, ये हमें निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है। तो पहले अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो V/H करके थीटा ये रहा, H ये रहा, तो V निकल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट कर लेता हूं, बिकॉज tan थीटा इक्वल टू V/H, देयरफॉर V इक्वल टू हो जाएगा H tan थीटा। इनकी वैल्यू रख देते हैं। H था 3.6 10⁻⁵ और tan थीटा यानी tan 60, तो ये हो गया 3.6 10⁻⁵ इंटू √3। तो इतने टेस्ला जो है वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। √3 की वैल्यू रख सकते हैं तो अच्छी बात है, रख दीजिए, नहीं तो √3 के साथ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से आ गया। अब पूछता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो ये फॉर्मूला लगाइए सीधा, या तो ये फॉर्मूला लगाइए सीधा कि BE इक्वल टू √H² प्लस V², या फिर यहीं से निकाल दीजिए, ये यहाँ से निकाल दीजिए कि वर्टिकल कंपोनेंट V इक्वल टू BE साइन थीटा। V हमारा आ चुका है, BE हमें निकालना है और थीटा 60 दिया हुआ है। तो दोनों तरह से निकल जाएगा, वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो सेकंड पार्ट निकालता हूँ, यही कर देता हूँ।
ये सेकंड पार्ट यहाँ लिख रखता हूँ, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट v इक्वल टू होता है बी ई साइन थीटा। v की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का आ जाएगा v अपॉन साइन थीटा। v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं 3.6 10⁻⁵ इंटू √3 अपॉन साइन 60 की वैल्यू रख देते हैं 3.6 10⁻⁵ इंटू √3 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो √3 से √3 कैंसिल करके और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड और ये अर्थ का वर्टिकल फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के आंसर इस तरह से हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है और एग्जाम में अक्सर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना कि ए मैग्नेट सस्पेंडेड एट 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देंगे। मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। अब देखिए यहाँ इसने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री ऑलरेडी दिया है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो मैग्नेट एंगल बनाती है किसी प्लेस पे वो होता है उसका एंगल ऑफ डिप। तो जब हॉरिजॉन्टल के साथ इसने 45 डिग्री दे रखा है तो फिर ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप ये क्या पूछ रहा है। तो ये समझने की बात है, जो हमारा एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन थी वो मैंने बताई थी। शर्त उसकी ये थी कि जब मैग्नेटिक मेरिडियन में हो तब जो वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है तब उसको हम एक्चुअल एंगल या ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। लेकिन यहाँ वो मेरिडियन से पहले ही 30 डिग्री पे डिस्प्लेस कर दी गई है, इसलिए इस टाइम मैग्नेट रियल मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन से तो उसको 30 डिग्री डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो जब वो 30 डिग्री डिस्प्लेस कर दिया गया है तब का एंगल 45 है। तो अगर वो एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा तो कितना एंगल बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए ये है हमारी अर्थ, ये इसका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये इसका मैग्नेटिक मेरिडियन। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसी लाइन पे है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री पे है। ये है वो 30 डिग्री और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया था। ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर होता तो जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल से बनता वो हमारा ट्रू एंगल ऑफ डिप होता। लेकिन अब एक्चुअल मेरिडियन से थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किया गया है और यहाँ इस लाइन पे उसका एंगल ऑफ डिप जो है वर्चुअल जिसे बोलेंगे वो 45 डिग्री है। तो कल मैंने एक डेरिवेशन कराया था कि अगर हम इसको अल्फा डैश एंगल डिस्प्लेस कर देते तो कल की बात ये आई थी कुछ कि भाई अगर ओरिजिनल मेरिडियन पे अगर हम देखें तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता था बी ई कोस, अल्फा ले लो या थीटा ले लो। चलिए थीटा बार बार दिमाग पर आ रहा है तो थीटा ले लेता हूं। इफ डिप एंगल थीटा, अगर ओरिजिनल मेरिडियन पे डिप एंगल थीटा था तो हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था बी ई कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता था बी ई साइन थीटा। कल वाले डेरिवेशन का हल्का रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। लेकिन अब जो हमारी लाइन है वो मेरिडियन से 30 डिग्री पे है, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, इसका कोस 30, हाँ इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा।
यानी मेरिडियन के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसका कोस कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाना चाहिए h cos 30 और h की वैल्यू यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं अब शुरू करता हूँ क्वेश्चन। तो गिवन में लिखेंगे वर्चुअल डीप, चलो अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू या सिंबल चलो वही लेता हूँ, वर्चुअल डीप अल्फा डैश हमें दिया है 30 डिग्री, नो वर्चुअल डीप अल्फा डैश हमें दिया है वर्चुअल डीप अल्फा डैश जिसे हम कहते हैं 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन थीटा इक्वल टू दिया हमें 30 डिग्री। और कोई वैल्यू नहीं दी है, ना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी है और वी और एच का तो मतलब ही नहीं। तो इफ एच एंड वी आर द horizontal and vertical components at the true meridian, then the horizontal component at the given line h dash must be equal to h cos 30। अगर इस ओरिजिनल मेरिडियन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h था तो इस लाइन पे उसका अगर वैल्यू h डैश हुई तो h डैश की वैल्यू होनी चाहिए h cos थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही रहता है, ये हम जानते हैं। एंड वर्टिकल कंपोनेंट वी डैश की वैल्यू रहती है वी। ये बातें इससे पहले लेक्चर में आ चुकी थी। वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज हुआ है क्योंकि वर्टिकल से कोई एंगल चेंज नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल से चेंज हुआ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप दिया है तो यहाँ के दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का रेशियो करके और वो एंगल ऑफ डिप निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू हमें दी है 45। तो अब मैं डायग्राम हटा देता हूँ यहाँ से। देयरफॉर at this line tan alpha dash must be equal to v dash upon h dash, यानी tan 45 डिग्री इक्वल टू v डैश की वैल्यू v ही रहेगी अपॉन h डैश की वैल्यू होगी हमारी h cos 30। इफ ट्रू वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू जिसमें कहा था वो लिख देता हूँ। इफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिप इज अल्फा, अगर प्रॉपर मेरिडियन पे एक्चुअल एंगल ऑफ डिप जो था वो अल्फा था तो क्या होना चाहिए था, वहां पे टेन अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए थी v अपॉन एच, और ये v अपॉन एच की वैल्यू कल डेरिवेशन में बताया था पहले कि v अपॉन एच को मैं टेन अल्फा लिख देता हूँ। तो देयरफॉर tan 45 हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन, नीचे बच गया केवल cos 30, इनकी वैल्यू रख देते हैं। tan 45 1, ये टेन अल्फा
और टेन 30 कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो देयरफॉर टेन अल्फा आ जाता है क्या, √3/2, और अल्फा की वैल्यू कह सकते हैं tan इनवर्स √3/2। तो चाहो तो ये आंसर ऐसे ही लिखा हो, या फिर √3/2 को tan इनवर्स √3/2 को एंगल में ही कन्वर्ट करके, अगर वहाँ पे आपको टेबल मिल जाएगी लॉग टेबल, तो उसमें एंगल आप देख सकते हैं और वहाँ से देख के वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो अगर इसकी टेबल से वैल्यू देखेंगे तो पहले मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ √3 की। तो अल्फा की वैल्यू हुई tan इनवर्स 1.732/2, यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0.866, और टेबल में इसकी वैल्यू जब देखते हैं तो 10 वाली टेबल में देखेंगे तो उसमें वैल्यू आती है इसकी 40.9 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाता है कि एक्चुअल जो एंगल ऑफ डिप है वो 40.9 डिग्री है, न कि 45 डिग्री। तो ये ध्यान देने की बात है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स किसी मैग्नेट के न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, जहां किसी मैग्नेट की जिसकी हम स्टडी कर रहे हों उसका मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट कर जाएं, तो वहां हम कहते हैं ये इस मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट हुआ। तो एक बार बड़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये इसकी ज्योग्राफिक एक्सिस, ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस, और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से अर्थ के चारों ओर रहती है। अब अगर हम किसी मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो दो तरह से उसको रख के और दो पोजीशन में दो तरह से उसके न्यूट्रल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए पहली पोजीशन में रखता हूं कि अपने गिवन मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन में इस तरह से रखता हूं कि उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ को और साउथ पोल साउथ की तरफ को हो। तो अब देखेंगे कि अर्थ के मैग्नेट का तो उधर साउथ पोल होता है, ये कल की बात मैंने बताई थी। हालांकि बुक्स में यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल करके NN दिखाते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा अपनी तरफ से ही जानबूझ के कर रहा हूँ कि जब अर्थ के मैग्नेट का उधर साउथ पोल है तो मैं SM से दिखा देता हूँ, समझ में ज़्यादा आएगा। और साउथ में अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। तो अब यहाँ से देखिए दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल्स हैं। तो जब अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे को अपोज तो करेंगे नहीं। जब अपोज नहीं करेंगे तो इन दोनों के बीच न्यूट्रल पॉइंट नहीं आ सकता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था तो दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की ओर और नेगेटिव चार्ज का उसी की ओर होता है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो कैंसिल आउट कर ही नहीं सकते। तो सेम कंसेप्ट यहाँ ले सकते हैं कि दोनों पोल अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में तो कहीं एक दूसरे को कैंसिल करके मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। इसलिए न्यूट्रल पॉइंट
यानी जीरो मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है उसे न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट इस लाइन पे तो हो नहीं सकता, मैग्नेटिक मेरिडियन पे। तो अब देखते हैं कि इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है क्या। इक्वेटोरियल लाइन मैंने बताया था मिड पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन किसी बॉडी की, उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस कह देते हैं। तो ये हमारी जो मैग्नेट है इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन, थोड़ा इसको ठीक खींच देता हूँ, ये होते हैं। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे देखते हैं कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है क्या। अब ये तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, और इस मैग्नेट की जो हम यूज कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। नॉर्थ पोल से चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ पोल में एंटर करती है। तो इसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है, तो इस तरह से होगी। अब देखिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस मैग्नेट की फील्ड लाइंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी ये एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो क्या होगा कि मैग्नेट के नज़दीक नज़दीक तो इस मैग्नेट का फील्ड स्ट्रांग होगा अर्थ के फील्ड के मुकाबले, और जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होते जाएंगे इस मैग्नेट का फील्ड वीक होता जाएगा, और जहाँ वीक होते होते ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। वहीं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कोई न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आ गया, तो ये डिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि किसी मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट उससे कितनी डिस्टेंस पे रहा, उस उतनी ही डिस्टेंस पे वो इधर भी आएगा, दोनों तरफ से। तो जब मैग्नेट को हमने उसके नॉर्थ पोल को नॉर्थ साइड और साउथ पोल को साउथ साइड रखा, तो उसका न्यूट्रल पॉइंट आया हमारा उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। अब ये इक्वेटोरियल लाइन पे एक ही पॉइंट आएगा या एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब ये देखिए, अर्थ है एक स्फीयर के रूप में, ग्लोबल फॉर्म में है, ग्लोब की फॉर्म में। तो ये तो मैग्नेट की एक लाइन है। अगर मैं मैग्नेट ऐसे रख रखी है तो ये एक लाइन की बात कर रहा हूँ, ऐसी लाइन तो चारों तरफ हो सकती है, इसके चारों तरफ। तो इसलिए इस मैग्नेट के चारों तरफ जितने भी इसकी इक्वेटोरियल लाइन बनेगी इसके डायमीटर पे चारों तरफ, तो वो उतने ही इस पे न्यूट्रल पॉइंट बन सकते हैं, यानी इनफाइनाइट न्यूट्रल पॉइंट बन सकते हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जिस तरह से हम किसी डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना जानते हैं, फॉर्मूला याद होगा, एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूँ। 1/4πε0 m/P/r3, ये था इक्वेटोरियल लाइन। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग भी मैंने बताए थे, तो उसका यूज करते हुए अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल की बजाय मैग्नेटिक डाइपोल का इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो इस फॉर्मूले में एनालॉग के हिसाब से चेंज कर देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 की जगह μ0/4π, और पी की जगह इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, और ये डिस्टेंस r इसका क्यूब। तो अगर हमें किसी मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर वो पूछता है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं, और ये दोनों दिए हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि ये फील्ड किसका है, मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट का है या अर्थ का है, ये दोनों का है। न्यूट्रल पॉइंट तभी तो मिला है जब दोनों फील्ड बराबर हो गए हैं। तो न्यूमेरिकल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देके इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट पूछ सकता है, या मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट देके उसका मैग्नेटिक फील्ड गिवन डिस्टेंस पे पूछ सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो था हमारा न्यूट्रल पॉइंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए मैग्नेट। क्लियर हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूं और सेकंड आते हैं
at axial line of the magnet. इस मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे भी न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है क्या? तो मिल जाएगा। एक बार इसको अगर इसको पलट कर रख देंगे तो सेम पोल आमने सामने हो जाएंगे। तो एक बार मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। और अब की बार अपनी मैग्नेट को हम रखते हैं उसका साउथ पोल नॉर्थ में और नॉर्थ पोल साउथ में। तो इधर अर्थ के मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है और इधर अर्थ के मैग्नेट का भी साउथ पोल है। तो अब सेम टेंडेंसी के जो पोल हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल करने का मतलब है ओपोज करेंगे, और ओपोज करने पे कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर उस न्यूट्रलाइज पॉइंट पे हम कंपास नीडल रखें तो वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं स्टे कर पाएगी, कारण कि उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क ही नहीं लगाएगा। कंपास नीडल तभी किसी दिशा में स्टे करती है जब उस पर कोई टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको अलाइन कर देता है। तो जैसे अभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया तो वहाँ भी हम मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखते रखते जहाँ भी वो रैंडम डायरेक्शन में ठहरने लगेगी हम कह देंगे ये उसका न्यूट्रल पॉइंट है। थ्योरेटिकली मैंने बताया कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेंगे, और प्रैक्टिकली अगर करके देखेंगे तो कंपास नीडल रख के उसको चेक करेंगे। उसी तरह से कंपास नीडल को अगर इस एक्सियल लाइन पे रखते हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो रैंडम डायरेक्शन में स्टे करना शुरू कर देगी, और वही उसका न्यूट्रल पॉइंट होगा। रीजन के दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हुए जहाँ कैंसिल कर देंगे तो वही उसका न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है उतनी ही डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से नापते हैं हमेशा, यहाँ आ सकता है। अगर मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस आर हुई उसी तरह से इधर भी, तो फिर उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करके और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो वो कर लेंगे। अब बात ये आती है कि एक्सियल लाइन जो है अपनी उस पे तो एक ही मतलब दो ही पॉइंट होंगे, दो कह सकते हैं। तो अगर उसी तरह से फॉर्मूला हमें दिया जाए कि एट न्यूट्रल पॉइंट्स अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने को कहा जाए तो बिल्कुल उसी तरह से μ0/4π और m की जगह हो जाएगा 2m/r³। बिल्कुल जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे 2p/r³ आया था उसी तरह से यहाँ पे, और ये b चाहे मैग्नेट का कह लो चाहे अर्थ का कह लो, क्योंकि दोनों वहाँ पे इक्वल थे, इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल करते हुए। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।